हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिसन और जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। तो दोस्तों आज हम लोग अपने यूनिट 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। यूनिट 3 का पार्ट 2 यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे 40-50 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी, सब कुछ न्यूमेरिकल्स प्लस कुछ कॉन्सेप्ट वाले भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं हर बार की तरह इस बार बोलूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट और ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट है जो कि होता है AJAYSINGH अजय सिंह _2303। इस पे क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, यानी कि 48वां क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हम कंटिन्यूस चल रहे हैं सारी की सारी। ठीक है, तो क्या है आपका, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जिसको हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, आ सकता है अनदर नेम। ठीक है, फ्री इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। तो इसका कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे नहीं है, तो देखिए सबसे पहला, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ये तो होता है। प्रोडक्शन टेक प्लेस विद द प्रॉफिट मोटिव, ये भी होता है। सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर वेज रेट, ये भी होता है। लास्ट देखिए डी ऑप्शन, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस विद अ मोटिव टू अचीव सोशल वेलफेयर, जी नहीं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है वो सोशल वेलफेयर के लिए नहीं जबकि प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वी हैव Dr. Ridhima was explaining her students in her economics lecture that when we add the gross value added by all the firm in the economy during an accounting year, we get a measure the value of aggregate amount of goods and services produced by an economy. Goods and services are produced with the motive to achieve social welfare. यहाँ बोल रहा है कि रिधिमा है वो बता रही है, जब भी हम ग्रॉस वैल्यू करते हैं सारे फर्म की तो उससे हमारा क्या बन जाता है बेसिकली, वो उसको टर्म को हम क्या कहते हैं, तो वही है कि एक पर्टिकुलर, अगर हमारा ये इंडिया है, इंडिया के अंदर जो भी आपका टोटल प्रोडक्शन होगा सारे के सारे सेक्टर का, तो वही क्या कहलाता है, आपका जीडीपी कहलाता है। तो वही चीज यहाँ भी पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, जीडीपी, जिसका आंसर आपका होगा यहाँ पे। सॉरी, नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 से 53, 50 से 53 आपका क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा और उसके बेस पे आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कई सारे टर्म्स दे रखे हैं, जैसे वेजेस एंड सैलरी, ये कई सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है जिसके बिहाफ पे आपको आंसर करना है कि कैसे यहाँ पे करेंगे। एक आध क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो उसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको मैं कराऊंगा इसको। इसका ना क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है द वैल्यू ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय वुड बी करोड़, यानी कि इसमें से कौन सी वैल्यू है जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की होती है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का फॉर्मूला क्या होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओ ये बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड। ठीक है, और इसमें एक चीज क्या ऐड करते हैं हम लोग, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, तो टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम में तीन चीज इसके अंदर ऐड करते हैं, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसका फिर क्या क्या दे रखा है हमें। तो वेजेस एंड सैलरी कैश में दे रखा है 1260, काइंड में दे रखा है 340, ठीक है ये रहा, और नीचे दे रखा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, ये भी दे रखा है आपको 120, इसको ऐड कर दो 0 6 4 10 3 3 3 6 7 1720। तो 1720 जो आपका आंसर है यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आता है और आप इसमें खामा का डरते हैं कि नेशनल इनकम इतने टफ है, ये है। तो नेशनल इनकम सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, ठीक है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस वुड बी डैश। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो, अगर मैं ऑपरेटिंग सरप्लस निकालू तो क्या होता है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये चार चीजें आपकी किसमें देखी जाती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में देखी जाती है। तो यहां देखते हैं हम लोग कहां है वो, इस पे आ जाए। तो यहां पे देखो भाई, रेंट कितना है, देखो रेंट है आपका 110, रॉयल्टी कितनी है 40, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट देखो इंटरेस्ट कहीं दे रखा है आपको,
इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो उसको क्या मान लेंगे हम लोग, जीरो, इंटरेस्ट को मान लो जीरो। और प्रॉफिट में क्या दे रखा है, देखो प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इनको भी क्या कर देंगे, ऐड यहां पर हम लोग कर देंगे। तो अब जो भी आंसर आपका यहां पर आएगा वो आंसर हम लोग यहां पर टिक कर देंगे, सबको ऐड कर दो। तो आंसर कौन सा आएगा आपका, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी विल बी द राइट आंसर। 52, नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड कैन बी कैलकुलेट एज। तो इनकम मेथड कैलकुलेट करने के लिए अगर इनकम मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो उसका क्या मेथड होता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनकम मेथड से एग्रीगेट कौन सा निकलता है। एग्रीगेट निकलता है आपका एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी निकलता है आपका इनकम मेथड से, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम भी यहां पर कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, तीन चीजें ऐड की जाती है इसके अंदर, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो ये तीन चीज जहां आपको दिखेगी वही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या है, ये रहा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम और एनएफआई तो ऐड करेंगे तब तो एन बनेगा। तो ये चार चीजें आपको ऐड करनी है और आपका नेशनल इनकम इससे निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम वुड बी। तो नेशनल इनकम निकालना है आपको, तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया है, तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जिसका आंसर क्या होगा, बी आएगा 2460। नेक्स्ट आइए, अब 54 से 57 ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। एक करा दिया मैंने, एक आप करोगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 54 से लेके 57 तक का ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है, ठीक है। तो क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन निकालना है, ठीक है। जो आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन होता है वो निकालना है। बस मैं फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूं। अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड से अगर क्या निकालनी, नेशनल इनकम, तो कैसे निकलती है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट। ये चार चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी होती है और चार चीजों से आपका आंसर निकल जाता है। और याद रखना, एक्सपेंडिचर मेथड से जो आपका एग्रीगेट निकलता है वो निकलता है जीडीपी एमपी। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, तो प्लीज इसको करके मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ पे वही चीज है, 54 आपको बताना है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या इसमें से होगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी आपको निकालना है। और डोमेस्टिक इनकम वुड भी करो। तो डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या होता है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी इसका एग्रीगेट होता है। अब देखिए यहाँ पर 58 से 61 टू बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है, आपका वैल्यू एडेड क्वेश्चन दे रखा है, वैल्यू एडेड मेथड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड से हमेशा क्या निकलता है, या तो जीडीपी एमपी या फिर इसी का दूसरा नाम है क्या, जीवीए एमपी, ठीक है। तो देखो निकालते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 58th क्वेश्चन आपका, द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स। तो डोमेस्टिक सेल्स निकालनी है आपको। डोमेस्टिक सेल्स कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखिए, डोमेस्टिक सेल्स निकलेगी, देखो क्या लिखा है, यूनिट सोल्ड इन द मार्केट, इतनी यूनिट्स हमने सेल करी है और इतने आउटपुट पे सेल करी है, ठीक है। तो डोमेस्टिक सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकलता है, सेल्स निकलती है ना आपकी, तो कैसे निकलेगी, 1500 इंटू 2, ठीक है। 1500 इंटू 2, एक सेकेंड, हाँ, तो 1500 इंटू 2 कितना आ गया बच्चा, 3000 आ गया। और यही क्या हो गया, आपकी डोमेस्टिक सेल्स का ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 58 का आंसर क्या हो जाएगा, 3000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 59 में हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ सेल्स वुड बी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सेल्स निकालनी है यहाँ पे। तो देखो भाई सेल्स क्या होता है, सेल्स कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखो डोमेस्टिक सेल्स में आ गया और सेल्स में हमें एक्सपोर्ट वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर देना होता है। देखो भाई यहाँ पे, एक सेकेंड, ये रहा। तो हम लोगों ने सेल्स निकाल ली 3000 और इसमें अगर हम क्या ऐड कर देंगे, ये रहा, सेल्स निकाल ली, इसमें हम अगर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड कर देंगे, ठीक है। सेल्स थी हमारी बच्चा 3000 और इसी के अंदर अगर हम ऐड कर देंगे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो ये भी आ जाएगा आपका 3000 प्लस 110 की वैल्यू कितना आ गया, 3110, आपका आंसर आ गया, ठीक है। 60, द वैल्यू ऑफ आउटपुट वुड बी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होता है,
सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स हमने निकाला अभी कितना 3110, चेंज इन स्टॉक और ऐड कर देंगे। चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा, यहां देखिए ये आ गया ना, यहाँ पर डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक इतने से कम हो गया। ठीक है, तो अगर स्टॉक इतने से कम हो गया तो इसकी वैल्यू किस में लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे। और कुछ देन रखा हमें यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू माइनस में लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो -20 यहाँ पर और कर देंगे किसमें 61 में। एक सेकेंड ये रहा, हाँ 61 में क्या कर देंगे माइनस का 20 और कर देंगे। तो 60 का आंसर क्या आ रहा है, 60 का आंसर आ रहा है आपका, अगर मैं 3110 में से 20 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 3090 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 61 देखो वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड बराबर देखो सारे क्वेश्चन लिंक क्या आपस में, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो अभी हमने निकाला है 3090 आया अभी, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन और निकालना है। देखो भाई कितना दे रखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देखो यहाँ पे क्या है, ये देखा ना इंटरमीडिएट कॉस्ट 1110, ये करना है इसमें माइनस, और कुछ नहीं करना। ठीक है 1110। ठीक है, तो 61 का आंसर क्या होगा देखो, तो 3090 में से 1110 करेंगे तो क्या आएगा 1100 होगा ना ये 1100, 0991 कितना आ गया 1990, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 62 द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। एक बार कैलकुलेट हो गई तो हमें दोबारा से इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जो सिर्फ आपके फाइनल गुड्स होते हैं उनकी। Various precautions are taken while estimating national income by value added method. Identify which of the following is not the line with the above statement. यानी कि जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं किससे, जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं किससे निकालते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू एडेड मेथड से निकालते हैं, तो हमें कई सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं, कई सारी हमें सावधानियां बरतनी होती हैं। तो उसमें से कौन सी सावधानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है कहाँ गया ये रहा, नॉट पूछा है ना, तो देखो क्या लिखा है, नॉट देखेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये तो होती है, तो नहीं करते। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स टू बी कंसीडर्ड इज द कैलकुलेशन ऑफ एनएनपीएफसी, मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए इसका 63 का, 63 का यही आंसर होगा आपका बी, तो ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है 64 आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से डबल काउंटिंग का मतलब होता क्या है बेसिकली वो हमें देखना है। तो क्या है डबल काउंटिंग मतलब क्या होता है, एक बार से ज्यादा बार उसकी काउंटिंग कर लेना। तो बी ऑप्शन होगा काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एक बार से ज्यादा अगर आप किसी चीज को कैलकुलेट करोगे तो वन से ज्यादा क्या होगा, डबल काउंटिंग की दिक्कत आती है। 65 डैश इनकम डिराइव फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो क्या होगा 65 का, 65 का होगा डी। अगर आपके पास लैंड का टुकड़ा है, लैंड अगर आपने किसी को दी है तो उससे क्या मिलेगा आपको, रेंट मिलेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में कौन सी एक्टिविटी क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है। तो 6 क्या आएगा देखो, कुकिंग फॉर द फैमिली बाय होम मेकर, ठीक है नहीं होगा, हेल्पिंग डॉटर विद होमवर्क ये भी नहीं होगा, क्लीनिंग द बुक शेल्फ बाय स्टूडेंट ये भी नहीं होगा, सेल ऑफ ब्रांड न्यू कार, इसकी जो इनकम होगी ना, इसकी वजह से जो पैसा आएगा वही कहलाएगा आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 67 के बाद 67 का नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई जब नॉमिनल जीडीपी को और रियल जीडीपी को क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। ये रेशियो होता है नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, क्या कहलाता है आपका, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, डोमेस्टिक इनकम किसमें से इंक्लूड नहीं करता है, तो क्या होगा, कंपनसेशन होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, मिक्स इनकम होता है। क्यों, क्योंकि जो डोमेस्टिक इनकम होती है एनडीपीएफसी कौन से मेथड से निकलती है, ये आपकी निकलती ही किससे है, इनकम मेथड से निकलती है। तो यानी कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहां पे नहीं होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर।
Which of the following is a negative externality cost to you if you have a public park next to your house? अगर देखो एक्सटर्नलिटी क्या होती है, जो हमको पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डालती है, ठीक है, चाहे हम उसके लिए पे करें चाहे हम उसके लिए पे ना करें, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो अगर हमारे से मान लो ये हमारा घर है प्यारा सा, ठीक है, ये हमारा घर है और इसके बगल में ही क्या है, पार्क है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल से खेल रहे हैं, ठीक है, कई सारे यहाँ पे ऐसे घास वास बनी हुई है। तो अगर आपके बगल में कार है, मतलब कार कह रहा हूँ, अगर हमारे घर के बगल में जस्ट पार्क है, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी? अगर देखो अब क्लियर बेटर एनवायरमेंट, ये तो पॉजिटिव है, ये तो नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर, ये भी पॉजिटिव है। अ प्लेस टू रिलैक्स, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन मोर पीपल पोकिंग इन योर हाउस, आपका हाउस सबसे नजदीक है तो भैया परेशानी भी आपको सबसे ज्यादा उठानी पड़ेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज अपना फीडबैक देना ना भूलिए। फाइंड द बेस्ट सुटेड सिनोनिम फॉर द ऑपरेटिंग सरप्लस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे अच्छा सिनोनिम दूसरे नाम से क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यही होती है ऑपरेटिंग सरप्लस को। ये बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है क्या है, रेंट आता है, रॉयल्टी आती है, रेंट रॉयल्टी, ठीक है, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। ये सब होता है क्या है, या तो हमें कोई प्रॉपर्टी से इनकम मिलेगी या फिर हमारे को एंटरप्रेन्योरशिप होगा। प्रॉपर्टी से रेंट मिलेगा, ठीक है, और इंटरेस्ट मिल सकता है वहां से, और रॉयल्टी प्रॉफिट सब कहां से मिलेगी, हमारी कोई एंटरप्रेन्योरशिप होगी उससे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में कौन सी चीज यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी, कौन सी एस्टिमेशन यहाँ पे की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका, सैलरी रिसीव बाय चाइनीज वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन इंडिया, इन चाइना, ठीक है। तो एक कोई चाइनीज होगा, वो इंडियन एम्बेसी चाइना में होगी, वहां काम कर रहा है, तो वो उसके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ना कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का। नेक्स्ट, GDP may not always to be a true indicator of welfare in an economy due to certain limitations. Identify which of the following does not support the above statement। यानी कि बोला गया है, अक्सर हम लोग ये मानते हैं कि अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है दैट मींस कंट्री अच्छी है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ वेलफेयर भी बढ़ रहा हो, है ना। तो जीडीपी बढ़ने के तो कई सारे रीजन होते हैं, जो कि आपके नेशनल इनकम के एक लिमिटेशन वाला पार्ट भी होता है, ठीक है। तो वो एकेडमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना किसी अपने फेमस टीचर से, तो वहां पर उन्होंने कराए हुए कई सारे ऑप्शन, तो उसमें से कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता? तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी होगा तो यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है कुछ भी, बट यहाँ पे तो है चेंज इन प्राइस। भैया अगर प्राइस के चेंज होने से बढ़ रही है जीडीपी, तो वो दिखने में तो अच्छी है बट वेलफेयर नहीं है। एक्सटर्नलिटी, भैया नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बढ़ा रहे हैं तो वेलफेयर नहीं है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा है एज कंपैरिजन टू जीडीपी ग्रोथ, तो वो भी आपका एक जीडीपी का वेलफेयर नहीं है। लेकिन डी जो ऑप्शन है ये आपका माना जाएगा, ठीक है। तो वो सपोर्ट यहाँ पे नहीं करेगा। बाकी सारे ये हैं कि ये दिखाते हैं कई बार जीडीपी आपका बढ़ने से ट्रू इंडिकेटर नहीं होता। नेक्स्ट आ जाओ 74 से 115। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वही आगे वापस से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में चार तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चार तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो पहला ऑप्शन होगा जहां पे दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। दूसरा ऑप्शन होगा जहां पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या गलत है, 1 भी गलत दूसरा भी गलत। और तीसरा स्टेटमेंट होगा 1 सही 2 गलत। और चौथा स्टेटमेंट होगा, चौथी इसमें ऑप्शन होगा कि 1 गलत 2 सही है। तो मैं आपको स्टेटमेंट्स बता दूंगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, बाकी ऑप्शन का अकॉर्डिंग इसको ध्यान से टिक आप लोग करते रहना अपने एग्जाम में। तो मेन चीज आपको स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए कि हाँ इसमें ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है या फिर एक सही है या फिर एक गलत है। कुल मिला के 3 चीजें आपको यहाँ पर चेक करनी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 74 नंबर से। क्या है, प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन कंपनी ड्यूरिंग अ गिवन फाइनेंशियल ईयर कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ फ्लो वेरिएबल। तो आपको पता है कि जो प्रॉफिट है वो एक ड्यूरिंग एन ईयर होता है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो इसलिए हम इसको हमेशा फ्लो वेरिएबल में काउंट करते हैं। तो स्टेटमेंट पहला तो आपका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, फ्लो वेरिएबल डू नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन एंड इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। नहीं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं होता, स्टैटिक मतलब तो कभी ना बदले, तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये आपका चेंज होता रहता है, टाइम डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो ये इसलिए मतलब क्या है, स्टेटमेंट 2 आपकी क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, 2 क्या है, गलत है। 75, स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करेंगे तो इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इक्विलिब्रियम इज अटेन एट अ पॉइंट व्हेन इंजेक्शंस आर इक्वल टू लीकेजेस। तो ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, नहीं हो सकता है कि अगर आपके इंजेक्शंस अगर आपके इक्वल होंगे लीकेजेस से, तो उस जगह पे आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, यानी कि स्टेटमेंट 1 क्या होगी आपकी, राइट होगी। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इंजेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू विड्रॉल ऑफ इनकम फ्रॉम द फ्लो वेयर एज लीकेजेस इंप्लाइज इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम। इसमें उल्टा दे रखा है,
इंजेक्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमी में कुछ इंजेक्ट करना, अगर हम इंजेक्ट करेंगे तो इंजेक्शन आएगा, ठीक है, और अगर यहां से करेंगे तो क्या आएगा, लीकेजेस आएगा। तो इंजेक्ट करने वाली चीज इंजेक्शन और लीकेजेस करने वाली चीज, बाहर निकालने वाली चीज लीकेजेस, तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा, गलत हो जाएगा। 76 का देखते हैं यहां पे, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट और इकोनॉमी एज अ होल। बिल्कुल गलत है, माइक्रो में हमेशा एक वर्ड छुपा होता है आई, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल तो हमेशा इंडिविजुअल इनकम की बात करेगा, इकोनॉमी एज ए होल की बात नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से क्या हो गया, गलत। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ प्राइस। नहीं, अगर थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस होता ना तो बिल्कुल सही हो जाता, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस होता तो बिल्कुल सही हो जाता, बट ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है, पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेटमेंट 1 क्या होगा, फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो 77 में पहला सही है भैया, जो भी आप प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में सर्विसेज दोगे, जैसे मान लो आपने लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, ये सब लगा दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, तो उसके बदले जो भी आपको मिलेगा, फॉर एग्जांपल लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सब मिलेगा, ये क्या होगा, इसका रिटर्न हो गया। तो स्टेटमेंट 1 आपकी एब्सोल्युटली सही है। लेकिन अगर स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे, तो फैक्टर इनकम इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट व्हाइल ट्रांसफर इनकम इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये भी ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट 2 क्या है, पूरी गलत है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम क्या होती है, ठीक है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ये भी रिसीट कॉन्सेप्ट ही होता है, अर्निंग कुछ नहीं होता है इसके अंदर। ट्रांसफर इनकम में क्या करते हैं, जो दोनों साइड से ना हो, जैसे हम किसको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, आपका ट्रांसफर इनकम में आ जाता है। नेक्स्ट 78 में आपका मैनी अप्लायंसेज लाइक लैपटॉप कैन बी कंज्यूमर गुड एज वेल एज कैपिटल गुड। तो हो सकता है भाई, जैसे हमारे लैपटॉप है, लैपटॉप बना देता हूं यहां पे, ये लैपटॉप है आपका, ठीक है, यहाँ पे है, ये लैपटॉप है आपका। मतलब अगर ये आपका लैपटॉप है तो ये लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप आपका कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, कैपिटल गुड भी। अगर कोई प्रोड्यूसर यूज करेगा तो कैपिटल गुड, कंज्यूमर यूज करेगा तो कंज्यूमर गुड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी एब्सोल्युटली क्या है, राइट है। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करेंगे, तो कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल आइटम्स यूज्ड बाय बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑब्वियस ही बात है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं जो बिजनेस पर्पस के लोग यूज करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल मशीनरी, मशीनरी हो गई, प्लांट एंड मशीनरी। तो स्टेटमेंट 2 भी आपकी क्या है, राइट है, बोथ स्टेटमेंट विल बी राइट। स्टेटमेंट 1 देखेंगे अगर हम 79 में, तो कैपिटल गुड्स आर वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता, गलत। स्टेटमेंट 2, कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो 79 में क्या होगा, कैपिटल गुड हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मान लो मशीनरी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई मशीन परचेस करते हो, इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा, और इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आती है, एक्सपेंडिचर मेथड में आती है ना। जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, तो कैपिटल फॉर्मेशन होता ही क्या है, इन्वेस्टमेंट का ही तो पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट को ही बोला जाता है। तो स्टेटमेंट 2 राइट है। 80 स्टेटमेंट 1 क्या है, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। तो फाइनल गुड्स आपका होगा, डोमेस्टिक इनकम के लिए भी काम आता है और नेशनल इनकम के लिए भी काम आता है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे, इसमें ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो सही है, सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, ये भी आपका क्या है, सही है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी इस वीडियो को देखेगा, प्लीज कम से कम 2 से 3 बार देखना, तभी आपको सारे एमसीक्यूज क्या होंगे, क्लियर होंगे। 1500 एमसीक्यू कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तो जाके आपको एग्जाम में कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। और देखो 1500 में से ना कम से कम आप 700-800 तो आराम से कर लोगे, लेकिन जो 600 क्वेश्चन बचते हैं ना, वही आपकी रैंक निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो 700 क्वेश्चन हर कोई करके आएगा। भीड़ से अलग कौन होगा, जो बाकी के बचे हुए 700-800 क्वेश्चन करेगा। तो हमेशा इजी वाला सबको आता होगा, हार्ड वाला जरूर नहीं कि सबको आता होगा, ठीक है। तो वो तुम तब करोगे, भीड़ से अलग तब होगे जब तुम्हें ईच एंड एवरी क्वेश्चन वहां पर आएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 देखो भाई, यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन असेट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। नहीं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। देखा कितना छोटा सा पॉइंट रखा उन्होंने। अब कोई नया बच्चा होगा, बिल्कुल हड़बड़ी में एग्जाम प्रेशर में उसको टिक करके आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखिए, depreciation can be calculated as the difference between gross investment and net investment। सही है बिल्कुल,
ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में और नेट इन्वेस्टमेंट का ही क्या डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्यों, क्योंकि जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तब आपको क्या निकल के आता है, नेट इन्वेस्टमेंट आता है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट निकलता है क्या है, डेप। तो आ गया ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, 82 क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिसेशन में ऑफन लीड टू कैपिटल लॉस। बिल्कुल, अगर आपका रिसेशन हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमी लॉस में जा रही है, तो कहीं ना कहीं कैपिटल लॉस आपको देखने को यहां पर मिलेगा। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे यहां पर, तो डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस कैन बी डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फॉर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। बिल्कुल सही है। डेप्रिसिएशन तो क्या होता है, पता होता है भैया लगना ही लगना है, लेकिन कैपिटल लॉस का पता नहीं होता। मान लो आप कहीं से गुड्स लेकर आए, रातों रात वो चोरी हो गया या फिर आग लग गई फैक्ट्री में, तो वो तो क्या, वो पता थोड़ी था, तो वो कैपिटल लॉस होता है। तो असेट्स वैल्यू तो लॉस होती है, बट सबके डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं, ठीक है। अगर मान लो जहां पे आपका पहले से ही एक्सपेक्टेड है, पता है, वो डेप्रिसिएशन होगा, जहां अनएक्सपेक्टेड है वो क्या होगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल लॉस रिजल्ट्स इन लॉस इन असेट्स वैल्यू, हेंस प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर कैपिटल लॉस। क्या बताइए सही है, नहीं। जो प्रोविजन जो भी क्रिएट करते हैं वो हमेशा डेप्रिसिएशन का क्रिएट करते हैं, ना कि कैपिटल लॉस का। कैपिटल लॉस के लिए हमेशा हम इंश्योरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस आर द टर्म्स दैट कैन बी यूज्ड टू इंटरचेंजेबली। बिल्कुल नहीं, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अलग है और कैपिटल लॉस का अलग है, हम दोनों को इंटरचेंज यहां पर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, पूरी तरीके से रॉन्ग है। नेक्स्ट आ जाइए, स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा जरूरी नहीं होता है, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, इन अ क्लोज इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 0। तो ऑब्वियस बात है, क्लोज इकोनॉमी में हम लोग C+I लेते हैं। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन होता है फर्म की साइड, हाउस होल्ड की साइड से, इन्वेस्टमेंट होता है हमेशा फर्म की साइड से। तो ये दोनों क्या होता है, इसमें फॉरेन सेक्टर तो आता ही नहीं है, तो फॉरेन सेक्टर से कोई पैसा यहाँ पर नहीं आएगा, तो NFI क्या रहेगा आपका इसमें 0। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरमीडिएट गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड व्हाइल फाइनल गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड। तो ऐसा तो नहीं होता, फाइनल गुड्स की डिराइव्ड डिमांड हो, किसी से कनेक्टेड नहीं होती, उसकी भी डिमांड आपकी डायरेक्ट ही होती है। स्टेटमेंट 2 देखो यहाँ पे, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है आपकी, डिराइव्ड डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर एनी गुड सर्विस दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एनी रिलेटेड गुड। ये आपका में डिराइव्ड डिमांड की डेफिनेशन दे रखी है, तो ये स्टेटमेंट 2 आपका बिल्कुल सही है। 86, स्टेटमेंट 1, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस रिसीव बाय एन इंडिविजुअल इज अ फैक्टर इनकम। तो ऐसा कुछ होता है 86 में, नहीं ऐसा नहीं होता। बट स्टेटमेंट 2, ट्रांसफर इनकम इज यूनिलेटरल इन नेचर व्हाइल फैक्टर इनकम इज बायलैटरल इन नेचर। बिल्कुल सही। ट्रांसफर इनकम वन साइडेड होती है तो यूनिलेटरल बोलते हैं, फैक्टर इनकम गिव एंड टेक वाली बात होती है तो वहां पे बायलैटरल उसको कहा जाता है। 87, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू फर्म और हाउस होल्ड इज अ यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ इनकम। तो 87 की स्टेटमेंट तो सही है कि नहीं, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2, while estimating national income both factor income and transfer income are taken into account। तो ऑब्वियस ही बात है, चीजें यहाँ पे करेंगे। तो 87 में 87 का आपका सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पे ट्रांसफर इनकम नहीं कैलकुलेट करते, सिर्फ फैक्टर इनकम लेते हैं, तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, गलत। 88, स्टेटमेंट 1, इन अ क्लोज इकोनॉमी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू GNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो 88 में ऐसा होता है, बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2, GDP इज अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल है, मैक्रो होता है, गलत हो जाएगा। 89, स्टेटमेंट 1, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो 89 का पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। स्टेटमेंट 2, ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे क्या होगी बेटा, बिल्कुल सही होगी। स्टेटमेंट 1, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू एडेड एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट आर वन एंड द सेम थिंग। क्या ऐसा जरूरी होता है 90 में, बिल्कुल नहीं भाई। वैल्यू एडेड अलग होता है और वैल्यू ऑफ आउटपुट अलग होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है कैसे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और वैल्यू एडेड क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, स्टेटमेंट 2 देखो भाई, इसके अंदर वैल्यू एडेड रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन गिवन अकाउंटिंग ईयर। ऐसा नहीं होता, मार्केट वैल्यू नहीं होती है, फैक्टर वैल्यू होती है यहाँ पे सारी, ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं होती है। 91, देखते हैं, मैंगोज प्रोड्यूस इन अ फार्म बाय अ फार्मर एंड यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड बाय नेशनल एस्टिमेट नेशनल इनकम। बिल्कुल गलत है बच्चों। अगर हम कोई भी सामान बनाते हैं, हम उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं और अगर हम उसको सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली नेशनल इनकम में यूज
होती है, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का ही तो पार्ट है ना वो भी, तो इसको इंक्लूड किया जाएगा। स्टेटमेंट 2, imputed value of goods produced by the producer and used for his self consumption is to be taken into account while computing value of output। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही, इसमें हम करते हैं जो imputed value होती है, जो एस्टिमेशन वैल्यू होती है, वो हमें जरूर ऐड लगानी होती है कब भी, जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। 92, Statement 1, economic agents are often those individuals or institution which take economic decision। तो सही होता है, इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, जो वही आपके इकोनॉमिक डिसीजन को लेते हैं, उनको इकोनॉमिक एजेंट्स बोला जाता है। और स्टेटमेंट 2 क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर कैन बी कॉल्ड इकोनॉमिक एजेंट। बिल्कुल सही भाई, इकोनॉमी को संभाल रहे हैं ना, इकोनॉमी के रिगार्डिंग डिसीजन वगैरह ले रहे हैं लोग। 92 का आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज हमारा ये सेशन यही खत्म होता है। क्वेश्चंस काफी इजी थे यहाँ पे, ठीक है, कोई इसमें कोई हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिली है। तो पार्ट 2 यहाँ पर ओवर करते हैं हम लोग, और जाते जाते फिर बताऊंगा कि आप हमारे वेरियस हैंडल्स को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं 2 मिनट के लिए हाइड हो जाता हूँ। जैसे आपको एडिसन दिख रहा है, इजी इकोनॉमिक्स दिख रहा है, इकोनॉमिक्स विद अजय सिंह मेरा व्हाट्सएप नंबर, और मेरा पर्सनल इंस्टा अकाउंट भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।